नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनम्रता पाठक आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। बच्चों, ये 9th-10th के लिए तो है ही, साथ में जो भी बच्चे टेट की और टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। बच्चों, जैसा कि हमने देखा है टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वाइज, स्पेशली अगर अपना सब्जेक्ट है तो उसमें हिंदी पद्य या गद्य साहित्य के इतिहास से होते हैं। 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में कौन सी रचनाएं हुई हैं, किसने उसको लिखा है, इन सब के बारे में उसमें प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं बच्चों हिंदी साहित्य के इतिहास पर, गद्य साहित्य के, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर। हिंदी गद्य का मतलब क्या है बच्चों? हिंदी गद्य है, गद्य दो शब्दों के मेल से बना है। गद धातु है और उसमें यत प्रत्यय जोड़कर गद्य बनाया गया है। गद धातु है और इसमें यत प्रत्यय जोड़कर गद्य का रूप लिया गया है। यानी गद हिंदी शब्द का एक धातु है, क्रिया धातु, क्रिया जो होती है वो धातु के रूप में होती है। तो गद्य, गद्य अधिकतर बच्चों गद्य में बोलना, कहना, सुनाना, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वह गद्य में प्रयुक्त होती है। तो थोड़ी सी डिटेल हम बताते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना हम आपको बताते हैं कि गद्य क्या है। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की जो भाषा है वह गद्य है और गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना। यानी हम अपनी बात को जब कहते हैं तो सामने वाले को किस तरह से अपने विचारों में पूरी तल्लीनता के साथ उसे जो समझाना चाहते हैं वो समझा लेते हैं। यह हम गद्य या वाक्पटुता के माध्यम से ही कर सकते हैं, जिसका प्रयोग यानी ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि के लिए होता है। अभिव्यक्ति का माध्यम साधारण व्याकरण की भाषा है, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन, विवेचन आदि के लिए होता है। एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, जैसे किसी कवि या लेखक के हृदयगत भावों को, यानी उनके हृदय में जो भाव हैं, हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। यानी हम किसी के भावों को समझते हैं, किसी की बातों को समझते हैं, तो उसके लिए गद्य का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक भाषा ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते। इसीलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्र में नहीं अपितु नाटक, कथा, साहित्य आदि में एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। और देखा जाए तो गद्य साहित्य के माध्यम से ही हम बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। एक चीज़ और बच्चों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है। पद्य क्या है? गद्य को हम लय में, ताल में, तुकांत में नहीं प्रयुक्त कर सकते, लेकिन पद्य को यानी उसको गा सकते हैं, गद्य को हम गा नहीं सकते। यहाँ देखिए गद्य और पद्य में अंतर, 4-6 अंतर बताऊंगी बच्चों। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक गद्य है और एक पद्य है। गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य, विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि विचार प्रधान और पद्य के भाव प्रधान होते हैं। यानी गद्य जो है वो विचार प्रधान होता है, जो कि सोचने समझने की शक्ति पर डिपेंड करता है, और पद्य जो है वो भाव प्रधान होता है, हृदय से जो भावनाएं निकलती हैं उसको हम पद्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। दूसरी भाषाओं के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ था। यानी जो जिसको हम गा सकते हैं वह गद्य के पहले ही आया था। अब पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। जो पद्य है उसमें भाव,
अनुभूति, उक्ति, वैचित्र, संप्रेषणीयता और अलंकार, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गद्य में जबकि ये सब नहीं होता, गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, जबकि पद्य स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है, यानी जो हमने सोच लिया, जिसको हम लयबद्ध कर सकते हैं वह करते हैं। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं, जबकि पद्य में विशिष्ट होते हैं। कविता शब्दों की नई सृष्टि है, इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। इसका मतलब है बच्चों कोशीय अर्थ का कि हम शब्दकोश में बहुत से शब्दों का अर्थ शब्दकोश में ढूंढते हैं। पद्य में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिसको हम अगर शब्दकोश में ढूंढें तो हमें न मिले, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है कि जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वह शब्दकोश में ही प्राप्त हो। उस लयबद्धता में, उस तुकांतता में कौन सा शब्द वहाँ पे सही तरीके से बैठता है, हम उसी का प्रयोग कर देते हैं। तो आइए अब हम आपको ये बताते हैं 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में, सदी में, यानी जो रचनाएं हुई थी, इस तरह के प्रश्न बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रचनाएं हुई थी 17वीं शताब्दी का हम देखते हैं। 17वीं शताब्दी में लेखक एक तरफ हैं, बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बताने के बाद साइड हो जाऊंगी और आपके ये काम आएगा। लेखक गोस्वामी विट्ठलनाथ, इन्होंने कौन सी रचना दी थी? श्रृंगार रस का मंडल, विट्ठलनाथ द्वारा रचित श्रृंगार रस का मंडल। गोकुलनाथ जी ने क्या किया था? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी कृति है? गोकुलनाथ जी की। नाभादास जी की, नाभादास जी की क्या है? अष्टयाम, अष्टयाम किसकी कृति है? नाभादास जी की। बैकुंठमणि शुक्ल, बैकुंठमणि शुक्ल ने क्या दिया था? अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। अगहन, ये दोनों बच्चों हिंदी महीनों के नाम हैं, अगहन और वैशाख। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। लल्लू लाल जी ने क्या दिया था? माधव विलास। ये लेखक हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। फिर हम 18वीं शताब्दी के लेखकों और उनकी कृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अठारहवीं सदी में देखिए राम प्रसाद निरंजनी जी ने योग वशिष्ठ नामक कृति की। राम प्रसाद निरंजनी जी की है योग वशिष्ठ। दौलत राम जी की है पद्म पुराण। मथुरानाथ शुक्ल की है पंचांग दर्शन। मुंशी सदा सुखलाल की है सुख सागर। ईशा अल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की है प्रेम सागर और सदल लाल मिश्र जी की है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र जी की है। राम प्रसाद निरंजनी जी की है योग वशिष्ठ। दौलत राम जी की है पद्म पुराण। मथुरानाथ शुक्ल की है पंचांग दर्शन। मुंशी सदा सुखलाल जी की है सुख सागर। ईशा अल्लाह खां जी की है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर और सदल मिश्र जी की है नासिकेतोपाख्यान। आइए 19वीं सदी के लेखकों के बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत बच्चों 2 लेखक और माने गए। कौन कौन से थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का टाइम था 1823 से 1895 तक और राजा लक्ष्मण सिंह जी 1826 से 1896 तक रहे। इन्होंने संस्कृत गर्भित हिंदी गद्य को प्रश्रय दिया है, यानी इन्होंने संस्कृत गर्भित जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द थे उनसे अपनी रचनाओं में सौम्यता बढ़ाई है और उन्होंने उर्दू अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों तक को अपनी भाषा से दूर रखा है। इसके अतिरिक्त आगरा की बोली का प्रभाव भी उनकी भाषा पर कम नहीं था। इसी समय देश के क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र भी आए।
इनका समय था 1850 से 1885 तक। भारतेंदु ने अपनी अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व से तत्कालीन समाज को अद्भुत रूप प्रभावित किया था। और फिर इसके बाद और भी लेखक आए, जिसमें कि श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण स्वामी गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन भी बोलते हैं इन्हें, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब 20वीं सदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी के प्रवर्तक रहे हैं, यानी द्विवेदी युग के ये प्रवर्तक रहे हैं। और इन लोगों ने बड़े ही अच्छे से अपनी रचनाओं को और इतनी सौम्यता से, इतनी अच्छे से, इतनी सादगी से, इतने सहज शब्द और विशेष शब्दों का प्रयोग किया है कि जिससे आनंदमय हो जाता है व्यक्ति। और द्विवेदी युग में अतिरिक्त जो कवि थे, माधव मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, जिन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाएं भी निकली, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, कर्मवीर, विशाल भारत आदि। तो आइए अब आगे हम देखते हैं शुक्ल युग के जिन कवियों ने ये रचनाएं दी हैं। शुक्ल युग के जो सबसे अच्छे रचनाकार थे, सबसे महत्वपूर्ण, जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया अपने साहित्य में, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है शुक्ल युग में। और आइए और लोगों की रचनाएं, विधा और कृतियां देखते हैं। लेखक कौन है, विधा क्या है। ये विधा का मतलब है चाहे वो कहानी हो, वह उपन्यास हो, वह नाटक हो, उस रूप में आता है। और कृतियां क्या है, जो उन्होंने लिखा है। तो आइए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है चिंतामणि, जो कि एक निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा चिंतामणि रचित है, जो कि एक निबंध है। गुलाब राय द्वारा रचित है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब निबंध है ये भी। प्रेमचंद्र द्वारा रचित है गबन, जो कि एक उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री द्वारा आत्मदाह उपन्यास है ये भी। जयशंकर प्रसाद द्वारा है पुरस्कार, कहानी है ये। प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर एक कहानी का रूप दिया है। जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक है। हरे कृष्ण प्रेमी ने भी दिया है एक नाटक, जो कि है प्रतिशोध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा है बच्चों चिंतामणि, गुलाब राय द्वारा है ठलुआ क्लब, प्रेमचंद द्वारा है गबन, चतुरसेन शास्त्री द्वारा है आत्मदाह, जयशंकर प्रसाद द्वारा है पुरस्कार, प्रेमचंद द्वारा है पंच परमेश्वर, जयशंकर प्रसाद द्वारा है चंद्रगुप्त, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा है प्रतिशोध, जो कि कहानी, निबंध और नाटक के रूप में, उपन्यास के रूप में हमारे सामने संकलित है। आइए औरों के बारे में भी जानते हैं। इसमें है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कल्पलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कल्पलता, जो कि एक निबंध है। जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है जड़ की बात। जड़ की बात, यह भी एक निबंध है। यशपाल जी ने क्या लिखा है, झूठा सच, जो कि एक उपन्यास है। झूठा सच। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा है भूले बिसरे चित्र, उपन्यास है यह भी एक। इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित है आहुति, जो कि एक कहानी है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित है प्रतीक्षा, जो कि ये एक कहानी है। उपेंद्र नाथ अश्क, इनके द्वारा रचित है जय पराजय, यह एक नाटक है बच्चों। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कल्पलता निबंध, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित जड़ की बात निबंध है। यशपाल जी द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है भूले बिसरे चित्र, उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी द्वारा आहुति कहानी है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित प्रतीक्षा कहानी है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है जय पराजय, जो कि एक नाटक है। बच्चों हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हमारे गद्य का जो इतिहास है, इसमें अब देखिए प्रगतिवादी युग में सहज, व्यावहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई है। यानी प्रगतिवादी जो युग है, इसमें
सहज, व्यावहारिक और अलंकार विहीन, अलंकार नहीं है जिसमें, उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति के स्थान पर सतेज और चुटीली उक्तियों ने ले लिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इस युग के लेखक हैं। रेखा चित्र और संस्मरण लेखकों में पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्य, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं जो हैं इनमें अमृत राय जी की कलम का सिपाही, अमृत राय जी की आत्मकथा है कलम का सिपाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है, निराला जी का है निराला की साहित्य साधना, और आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, पांडे बेचन शर्मा की उग्र और अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा ने लिखा है उग्र और अपनी खबर, और बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन जी ने क्या लिखा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, व नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, और क्या भूलूं क्या याद करूं। और बच्चों, अपनी हिंदी गद्य साहित्य में बहुत सी रचनाएं हैं जिसका अध्ययन अगर हम करें तो हमारी जो साहित्य है इससे हटकर कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा रहेगी ही नहीं। जो हमारा साहित्य है यह हर एक चीज़ से परिपूर्ण है। स्वतंत्र जीवन को जीते हुए हमें इसके अध्ययन के साथ ये सारी चीज़ों की जानकारी होती है कि भावनाएं क्या हैं, सहजता क्या है, सौम्यता क्या है, प्रकृति चित्रण क्या है, यह सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं अपने साहित्य के द्वारा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँ कि ये जो राइटर्स और उनके लेख मैंने आपको बताए हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और किस विधा में लिखा है, इसमें 80% बच्चों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे बच्चों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।